वेलकम बैक। हम सभी ने कहीं ना कहीं ये चीज़ सुनी है, समझी, और हम सभी इस बात को मानते हैं कि कभी भी किसी नेशन को, कंट्री को, वर्ल्ड को अच्छे लेवल पे ग्रो होना है तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है एजुकेशन। एजुकेट करना, लोगों को एक अच्छा माइंडसेट देना और उनको हेल्प करना ताकि वो क्या कर पाए, अपने माइंड की जो कैपेबिलिटी है उसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। सो और टुडेज टॉपिक इज दैट इज यूनेस्को। अब यूनेस्को क्या है, कैसे वर्क करता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, वी विल अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले यूनेस्को, जिसे हम कहते हैं द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एक स्पेशलाइज्ड, हमेशा जब भी मैं आपको किसी वर्ड पे फोकस दे के या इन्फ्लुएंस दे के बता रही हूँ इट मीन्स वो इम्पोर्टेंट है। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो आउटलाइन हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन साइन नवंबर 16 1945 में। अभी क्या प्रमोट करती है? इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर टू प्रमोट पीस। ये चाहती है कि लोग कोलैबोरेट करें। ट्रेड में तो ऑब्वियसली हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, बट एजुकेशन में, कल्चर में, बाकी सब चीज़ों में क्यों आपस में साथ आए ताकि और अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए और हम हेल्प कर पाए जो भी डेवलपिंग नेशंस है या बाकी नेशंस है उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये आप देख सकते हो इसका हेड क्वार्टर एंड ऑल। इसका हेड क्वार्टर ध्यान देना है, मैक्सिमम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो है दैट इज इन जिनेवा, बट कुछ एक्सेप्शनल है, ये भी एक्सेप्शनल है। इसका हेड क्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और जो एक्सेप्शनल चीज़ें होती है वो एग्जामिनर ज़्यादा पूछता है, मोस्टली वही चीज़ें पूछी जाती है। इसके 195 मेंबर कंट्रीज है। और वो किस काम के लिए? ऑब्वियस सी बात है, अगर 195 मेंबर कंट्रीज है, इतनी कंट्रीज साथ में आ रही है तो क्या पर्पस है उनका? वो चाहते हैं प्रोग्राम्स में प्रोग्रेस करना, किन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, एजुकेशन में, नेचुरल साइंसेज में, सोशल एंड ह्यूमन साइंसेज में, कल्चर एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। मतलब डिफरेंट जो आपके एरियाज है रिलेटेड टू एजुकेशन, कल्चर, आर्ट या आपकी कोई भी संस्कृति है, उस चीज़ में वो लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो दैट वो एक तो कनेक्टिविटी बना पाए, कम्युनिकेशन बना पाए, और जो नेशंस अभी डेवलप हो रहे हैं या डेवलपिंग है उनको भी हेल्प कर पाए। फंक्शंस क्या है इसके? ये पीस मेंटेन करना चाहता है थ्रू कल्चर। देखो, जब भी आपको किसी इंसान के साथ एक पीस मेंटेन करना है इन ए बेटर वे, तो हम क्या करते हैं, उसकी संस्कृति, उसका कल्चर सीखने की कोशिश करते हैं ताकि हम उससे और ज़्यादा अटैच हो पाए, क्लोज हो पाए। इन द सेम मैनर ये क्या करती है, कॉपरेट करती है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। अब जैसे कि मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक बार बताए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम आज की अपनी प्रेजेंट की नीड्स को पूरा कर रहे हैं और हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज छोड़ रहे हैं ताकि वो भी इन रिसोर्सेज को एंजॉय कर पाए। इसीलिए हमने एक टारगेट किया था, दैट इज एजेंडा 2030, ताकि हम इन गोल्स को अचीव करें। और जो स्टार्ट हुआ था 2015 में। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 गोल्स है जो चाहते हैं कि जैसे वर्ल्ड में नो पुअर्टी हो, ज़ीरो हंगर हो, अच्छी हेल्थ कंडीशंस हो, प्रॉपर स्कूलिंग हो, जेंडर इक्वालिटी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, और जो आपकी वेजेस की जो इक्वल पे फॉर इक्वल आपका जॉब हो, और आपकी जो वर्किंग स्टैंडर्ड्स है वो भी अच्छे हो, सस्टेनेबल सिटीज़ हो, सस्टेनेबल आपके इंडस्ट्रीज वगैरह हो। इंडस्ट्रीज बनानी है लेकिन नेचर को हार्म नहीं करना है, मेराइन लाइफ को हमें प्रोटेक्ट करना है, लाइफ ऑन लैंड को प्रोटेक्ट करना है, जो आपका लाइफ ऑन वाटर है उसको भी प्रोटेक्ट करना है, और एक सस्टेनेबल वे में क्या करना है, डेवलप करना है ताकि हम जो नेचर है उसको हार्म ना करें। अभी देखा हमने कि ये क्या एम कर रहा है और कैसे हेल्प कर रहा है। ये एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है किसको? इलिटरेसी को। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है और बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो यूनेस्को चलाता है सो दैट कि लोगों को एजुकेट कर पाए और फ्री एजुकेशन कर पाए। अब यहाँ पे एक और कोरिलेशन कर सकते हैं, जैसे हमारे इंडिया में आर्टिकल 21A है, वो प्रोवाइड करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फ्रॉम 6 इयर्स टू आपका 14 इयर्स का जो एज ग्रुप होता है बच्चों का। और एक और बात जो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बन जाती है, जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है, आपका एजुकेशन किस में आता है? स्टेट लिस्ट में कंकरेंट लिस्ट में आता है। ये पहले स्टेट लिस्ट में था, उसके बाद 1976
जिसको हम कहते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसमें क्या हुआ, ये स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में आ गया। अब क्या फायदा होता है कंकरेंट लिस्ट में किसी चीज का आना? हमारे पास तीन लिस्ट्स होती है, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में आपकी स्टेट लॉज बनाती है, सेंटर में आपकी सेंट्रल लॉज बनाती है, और कंकरेंट में आपकी दोनों बनाती है। और इसीलिए ताकि दोनों ही इस पे एक अच्छे लेवल पे काम कर पाए, उसके बाद हमारे पास नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई। और रिसेंटली हमारे पास जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई है वो है 2020, और वो और बेटर वे में चीज़ों को इंटीग्रेट कर रही है, और यूनेस्को की हेल्प से भी और ज़्यादा जो अपने प्रोग्राम्स वगैरह के हैं उसको क्या बनाना चाहती है, बेटर, ट्रांसपेरेंट और पॉसिबिलिटी और ग्रोथ करने की। अभी डिफरेंट आइडियाज़ को, डिफरेंट नॉलेजेस को, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को भी क्या करती है, एनहांस करती है, अप्रिशिएट करती है। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि यार ये हेरिटेज साइट है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है, ये चीज़ें भी कौन डिसाइड करता है? यूनेस्को। ये कल्चरल इंपॉर्टेंस देता है किसी पर्टिकुलर एरियाज़ को, ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर पाए और उसको रिपेयर कर पाए और उसमें कोई भी डैमेज क्रिएट ना हो। इससे क्या बेनिफिट होता है? एक तो फंडिंग्स मिलती है उस पर्टिकुलर जो भी आपकी साइट्स होती है, दूसरा उसको प्रोटेक्ट करने का मिलता है, और लोग वहाँ पे विजिट भी करते हैं कि भाई अगर ये कोई चीज़ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है तो कोई ना कोई ऐसी खास या स्पेशल चीज़ तो इसमें होगी। ठीक है। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हमारे पास है, जिनके पास सबसे ज़्यादा साइट्स है डिक्लेयर दैट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वो है यूरोप। इसमें माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो इसी के अंडर आती है। और आपका अब सवाल है कि इंडिया में कितनी है, और ये मैं बता देती हूँ कि नंबर 40 हो गया, और लास्ट वाली जो साइट अभी रिसेंटली जुड़ी है जिसकी वजह से हम 40 नंबर पे आ चुके हैं, वो आपको बताना है। 42 हमारे नॉर्थ अमेरिका के पास है, 88 अरब स्टेट्स के पास है, 98 अफ्रीका के पास है, लेटिन अमेरिका एंड कैरिबिया के पास 146 है, लेकिन यूरोप के पास 503 है यूनेस्को साइट से। इट मीन्स वहाँ पे कल्चर रिच बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको मौका मिले लाइफ में तो डेफिनेटली आप विजिट कर सकते हो। अब मैप प्रोग्राम क्या होता है? बहुत बार हम न्यूज़ में करंट ओरिएंटेड थिंग्स में मैप सुनते हैं। अब हम इसको समझेंगे कि ये क्या है, क्यों इनिशिएटिव लिया गया। ये यूनेस्को का ही एक इनिशिएटिव है जिससे हम बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर। सबसे पहले बायोस्फीयर वर्ड का मतलब क्या होता है, आई विल डिफाइन दैट। देखो, हमारा एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का मतलब होता है जितनी भी हमारी सराउंडिंग्स है, चाहे वो लिविंग थिंग्स है, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स है, हमारा एटमॉस्फेयर है, वो एक एनवायरमेंट बनाता है। उसमें हमारे पास एक लाइफ होती है जिसे हम कहते हैं बायोस्फीयर, जहाँ पे हमारी एयर हो गई, लिविंग थिंग्स जिससे सस्टेन कर पाते हैं। उसी बायोस्फीयर को मेंटेन करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया जिसे कहते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व बिकेम द 12th साइट इन इंडिया। ध्यान रखना, एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती है जो डिफरेंट हो और जो रिसेंटली डिक्लेयर की गई हो। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व बिकेम द 12th साइट इन इंडिया। अब यहाँ पे एक आपको पता चलेगा जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, सबसे पहले क्या बेनिफिट होता है, और दूसरा क्या होता है, वहाँ पे जो नेचर है उसको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, अच्छी फंडिंग्स आती है। और वहाँ पे जो जो भी अननेसेसरली इंडस्ट्रीज वगैरह या अननेसेसरली कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो वहाँ पे हार्म कर सकती है नेचुरल एक एटमॉस्फेयर को, वहाँ के हैबिटेट को नुकसान दे सकती है, उन चीज़ों से उनको दूर रखा जाता है ताकि हम उसको और बेटर लेवल पे क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए। ये कुछ हमारे यहाँ पे जो मैप प्रोग्राम्स है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जो है, नंदी देवा है, जैसे कोल्ड डेजर्ट है, देन आपका ग्रेट निकोबार है, दच्चीगाम, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पन्ना मैंने अभी बोला था कि 12th साइट बनती है हमारे यहाँ पे। और ये दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करती है, दैट इज, बहुत ध्यान से सुनना है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, क्योंकि पहले से ही हमने देखा कि एजुकेशन, ये एजुकेशन का एक माध्यम बना रही है पीस मेंटेन करने का। बिकॉज अगर लोग एजुकेट होंगे, लोग समझदार होंगे, तो वॉर के लिए तो कभी जाएंगे नहीं, और वो चाहेंगे कि हम और ज़्यादा ग्रो कर पाए, सस्टेन कर पाए, और लाइफ को और अच्छा स्टैंडर्डाइज बना पाए। जेंडर पैरिटी इंडेक्स की इक्वालिटी कितनी है, और डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ को भी ये लेके आती है। जैसे आप आज के टाइम पे ट्रांसजेंडर्स के बारे में, बायोसेक्सुअल्स वगैरह के बारे में बहुत चीज़ें समझते हो, तो ये इंडेक्सेस भी यही प्रोड्यूस करती है ताकि हमें पता चले कि रियलिटी ग्राउंड्स में इक्वालिटी कितनी ज़्यादा है। और डिफरेंट डिफरेंट जो ये इंडेक्सेस प्रोवाइड करेगी उससे भी यही चीज़ें हमें मालूम होती है। एक रिविजन लेते हैं थोड़ा सा। हमने आज पढ़ा यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को क्या है?
ये यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहती है कि एजुकेशन के थ्रू वो पीस मेंटेन करे, और ये प्रमोट करती है इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन किन किन चीज़ों में, एजुकेशन में, साइंस में, कल्चर में, ताकि ये क्या प्रमोट कर पाए, पीस। इसका हेड क्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, और 195 इसके मेंबर्स है जो एजुकेशन की फील्ड में, नेचुरल साइंस की फील्ड में, सोशल एंड ह्यूमन साइंस की फील्ड में, कल्चर की फील्ड में, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं। इसके मेन फंक्शंस मैंने आपको बताए। एक तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ काम कर रहा है, दूसरा ये इलिटरेसी को एलिमिनेट करने के लिए इनिशिएटिव्स लेता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट हो। अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट होंगे, डेफिनेटली वो क्या करेंगे, अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा बनाएंगे और वॉर वगैरह के बारे में नहीं सोचेंगे। देन ये फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ को इन्हांस करता है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देता है, उन्हें अप्रिशिएट करता है, ताकि हम डिफरेंट चीज़ों को क्या कर पाए, एक कल्चर एनवायरनमेंट का पार्ट बना पाए। और यही है यूनेस्को है जो डिक्लेयर करता है हेरिटेज मिशंस और हेरिटेज साइट्स। किसी भी साइट को जब हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिसाइड करते हैं, वो कौन करता है, यूनेस्को ही करता है। उसके डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स है, और सबसे ज़्यादा आपके पास यूरोप है जो होम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबसे ज़्यादा इन नंबर्स है। मैप प्रोग्राम क्या है, और जो रिसेंटली साइट है जिसको मैप के अंडर रिकॉग्निशन मिला है, वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, बिकेम द 12th साइट इन इंडिया। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन सी इंडिया की ऐसी पार्ट्स है, ये आप अपना या तो इसको प्रिंट आउट निकाल लो, या तो रिवाइज अच्छे से करना। और जो रिपोर्ट्स है जो दो पब्लिश करता है, दैट इज ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट एंड जेंडर पैरिटी इंडेक्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग थिंग्स।